नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमारा चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत लंबा हो गया है और थोड़ा सा और अभी लंबा होगा और आज इसका लेक्चर नंबर 14 हमारा है। इस 14 लेक्चर में आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो मांग का नियम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था उसकी मान्यताएं क्या है, अजम्पशंस क्या है, फिर बाजार मांग की बात करेंगे, मांग अनुसूची की बात करेंगे और फिर मांग वक्र की बात करेंगे। देखिए लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था, लास्ट वाला जो लेक्चर था वो पूरा का पूरा मेन मांग पर डिपेंड था कि मांग क्या होती है, मांग का नियम क्या होता है, ये समझाने के लिए था। अब आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मांग वक्र, डिमांड कर्व है, ये हमारा मेन टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मांग के नियम की मान्यताएं या अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए जो भी नियम आप पढ़ते हैं हर नियम की कुछ मान्यताएं होती हैं कि ये हमें मान करके चलना है। मान्यताओं या अजम्पशंस का मतलब ये है कि ये हम अज्यूम करके बैठे हैं कि हाँ भैया ऐसा होगा, हमें वहां पर हमारा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता, हम कुछ परिस्थितियां, कुछ कंडीशंस ऑटोमेटिकली तय कर देते हैं। ठीक है ना, उन्हीं को हमने मान्यता कहा है और उन्हीं मान्यताओं के हिसाब से देखते हैं कि फिर क्या परिवर्तन होता है और क्या परिवर्तन नहीं होता। तो इसी प्रकार से जब लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा, हमने मांग के बारे में जाना कि डिमांड क्या होती है और जब डिमांड के बारे में जाना तो लॉ ऑफ डिमांड भी जाना, मांग का नियम भी जाना। अब मांग का नियम क्या होता है पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं जिससे कि आप लास्ट लेक्चर से कनेक्ट कर पाए। देखिए बच्चों, आपको एक बात बता देता हूं, जो चार है ना, आर्ट्स में चार मेन सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है हिस्ट्री जिसे आप इतिहास कहते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस है जिसे राजनीति विज्ञान, एक इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र आज आप पढ़ रहे हैं और एक होता है ज्योग्राफी या भूगोल। मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने से बताता हूं, बाकी हर व्यक्ति की एक अपनी इच्छा हो सकती है। देखिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनको थोड़ा बहुत व्यक्ति रट भी लेता है और रट करके काम चल भी जाता है। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगर ऐसा है कि पॉलिटी के आपके 2 लेक्चर छूट गए, कोई बात नहीं, आप एक दिन बैठोगे, 1 घंटे में लेक्चर्स खत्म करोगे और आधे घंटे में उनको यहाँ ये वाली कहानी की तरह ऑलमोस्ट सब कुछ चलता है और इंसान इजीली उन चीजों को समझ जाता है, इजीली पढ़ लेता है और पढ़ा देता है। कोई बड़ा मतलब मैं मानता हूँ हिस्ट्री पॉलिटी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, परंतु ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं बच्चों जहां कॉन्सेप्ट काम करते हैं, जहां पर रट्टा मारना काम नहीं करता, वहां पर कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, यहां पर आप हिस्ट्री पॉलिटी में किताब को चाट सकते हो, बस पूरा जैसा का जैसा इस टू ई ए आर बी सी डी जो लिखा हो वो सारा का सारा आप ले सकते हो, परंतु यहां पर इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी होता है। और कॉन्सेप्ट में हमेशा एक बात जरूरी होती है कि हमारा लिंक होता है, लिंक होता है। यही बात मैं आपको कहता हूं कि आप लोग कोशिश करो कि एक भी लेक्चर आप लोगों से ना छूटे। हम हफ्ते में जितने भी 3, 4, 2, 3 जितने भी लेक्चर्स आते हैं, आप कोशिश ये करो कि हम डेली उस लेक्चर को कवर कर ले और जितना मनीष सर ने पढ़ा है हम उसके साथ चलते रहें। क्योंकि यहां पर अगर आपसे कोई भी चीज मिस हो गई ना बच्चों, तो मतलब मान लो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा एग्जाम में। सच में फिर आप दिन में तारे ही देखोगे, क्योंकि हर चीज कॉन्सेप्ट है, हर चीज एक साथ जुड़ी हुई है बेटा। और मैं आपको बिल्कुल आसान से 35-40 मिनट के लेक्चर्स लेकर के आता हूं। आप लेक्चर्स की संख्या मत देखो, लेक्चर 14 लेक्चर तक पहुंच गए, चाहे 20 तक जाए, 22 तक जाए, ये मैटर नहीं करता है, पर 40-45 मिनट का जो डेली वीडियो आता है उसको देखो, अच्छे से समझो। कहीं समझ में नहीं आता है वापस देखो, फिर भी समझ में नहीं आता फिर एक बार वापस उस चीज को देखो, और फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए आप लोग, फिर जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके जवाब दूंगा। वैसे मैं डेली हर दिन जो लास्ट 7 डेज में वीडियो जाते हैं उनके कमेंट्स देखता रहता हूं कि हाँ भाई बच्चों ने क्या कमेंट करा है, फिर कभी बीच में टाइम मिल जाता है महीने में 2 महीने में मैं चेक करता रहता हूं। पर आप लोग डेली अच्छे से पढ़िए, हर चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको 100/100 देकर के जाएगा। पर जरूरत इस बात की है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों नियम ये क्यों कह रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है। और सबसे बेहतर बात, सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं वो ऐसे हैं कि हम हवा में बात नहीं करते बेटा। सोशल साइंस वाले सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, और ये चीज आपको अपने आसपास में सब कुछ होती हुई दिखेगी। जब हम कहते हैं कि मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम कर देंगे, ये आपके ऊपर मेरे ऊपर भी लागू होता है, हम ये चीज करते हैं। अगर कोई दुकानदार कहता है कि ये नहीं भाई मैं तो इतने में दूंगा, हमें लगा रेट ज्यादा, हम उसके पास से नहीं खरीदते हैं, हमने वहां पे डिमांड कम कर दी है। फिर देखा कि 10 दुकानदार वही रेट बता रहे तो बोले चलो छोड़ो ये सामान खरीदना ही नहीं।
जैसे प्राइस बढ़ी तो हमने क्या कर दिया, मांग कम कर दी। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो, इतिहास हो, ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जो हवा में चल रहा हो। हवा में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ आपको अपनी सोसाइटी में आसपास देखने को मिलेगा, अपने अड़ोस पड़ोस में देखने को मिलेगा, अपने परिवार में देखने को मिलेगा, घर में देखने को मिलेगा। ये सारी गतिविधि आपको आसपास में देखने को मिलेगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, आस पड़ोस में नजर दौड़ाओ कि क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, उनको समझिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के पूरे पूरे प्रयास आप करिए। तो एक बार मांग का जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, उसको थोड़ा सा अपन एक बार नजर दौड़ा लेते हैं, जिससे कि उसकी मान्यताएं समझने में आपको आसानी हो। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी किसी वस्तु की प्राइस, किसी भी वस्तु की प्राइस या उसके मूल्य बढ़ते हैं तो डिमांड घट जाती है, और जब भी किसी वस्तु की प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये सीधा सा फंडा है कि जब भी कीमत बढ़ेगी तो हम मांग कम कर देंगे, और जब भी कीमत गिरेगी तो हम लोग मांग को बढ़ा देंगे। और ये जो संबंध है, ये रिश्ता है, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, तो अपन क्या नाम देंगे, इस रिश्ते को प्रतिलोम संबंध नाम देंगे। प्रतिलोम संबंध का मतलब क्या हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब एक यूं है तो एक यूं है, दोनों क्या है, अपोजिट दिशाओं में है। एक जैसे ये दोनों का फेस है तो एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, ये दोनों अपोजिट दिशाओं में जा रहे हैं, तो प्रतिलोम संबंध होता है। और इस लॉ ऑफ डिमांड के लिए, ठीक है, इस लॉ ऑफ डिमांड के लिए सिर्फ हम जो कंसर्न करते हैं, जिस पे ध्यान देते हैं, वो उस पर्टिकुलर वस्तु की कीमत होती है जिस वस्तु को हम लोग खरीदना चाहते हैं। बाकी जितने भी चीजें जो मांग को प्रभावित करती है, क्या क्या चीजें प्रभावित करती है मांग को, जो वस्तु है कीमत की, ठीक है, जो कीमत है उस वस्तु की जो हम खरीदना चाहते हैं वो, इसके अलावा संबंधित जो वस्तुएं हैं जिनको हम स्थापन वस्तु, पूरक वस्तुएं कहते हैं, वो उनकी जो कीमत होगी वो प्रभावित करेगी। इसके अलावा जो उपभोक्ता की आय है वो प्रभावित करेगी। इसके अलावा रुचि और अधिमान प्रभावित करते हैं, और इसके अलावा फाइनली जो भविष्य की एक्सपेक्टेशंस होती है वो प्रभावित करती है। और इसी के आधार पर अपन ने डिमांड फंक्शन बनाया था, ठीक है, मांग फलन बनाया था। क्या लिखा था, डी एक्स, एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की डिमांड बराबर एफ फंक्शन को दिखाता है, मतलब फलन को दर्शा रहा है। और इसमें क्या क्या प्रभावित कर रहा है, पी एक्स, जो एक्स वस्तु आप खरीद रहे हो उसकी प्राइस, पी आर जो संबंधित वस्तु है, आर का मतलब है रिलेटेड गुड्स, जो इसके आसपास के संबंधित वस्तुएं पूरक हो या स्थापन हो वो। इसके अलावा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो उपभोक्ता की आय है, वाई से दर्शाई जाती है। फिर टेस्ट और प्रेफरेंस, और फिर जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, भविष्य की है, ये हमारा फंक्शन फलन बन जाता है। ठीक है, डी एक्स एफ पी आर, पी एक्स पी आर वाई टी एफ, ये हमारा हो जाता है। इसको हम लोग मांग फलन या डिमांड फंक्शन कहते हैं। ओके, अब हम आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर आ जाते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो ये कहता है कि मांग के नियम की जो मान्यता है वो नियम मान्यताएं क्या होंगी। अब अगर जिस भी बच्चे को ये बात क्लियर हो गई, जिस भी बच्चे को ये वाली बात क्लियर हो गई, अब आप कभी कभार सोचते हो कि मनीष सर आप पहले की बात इतना जिक्र क्यों करते हो, ठीक है, ये तो हमने सबने पहले भी पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, पर देखो कुछ बातों के कारण होते हैं, बिना कारण के कोई भी घटना नहीं घटा करती। ये अगर यहाँ पर पढ़ाया है, ये अगर आज के लेक्चर में समझा रहा हूं, तो कुछ बच्चों ने तो स्किप भी कर दिया होगा कि अरे ये तो सर ने पढ़ा रखा है, अपन ने पढ़ लिया। पर देखो कनेक्शन, देखो कनेक्शन बनाने के लिए कुछ चीजों को लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अब जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो स्किप नहीं करा उसको ये बात समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया तो आज मान्यताएं क्लियर है। मान्यताओं में पहली जो मान्यता है वो ये कहती है कि जो संबंधित वस्तुएं हैं, क्या लिख रहा हूं मैं, जो संबंधित वस्तु है, संबंधित वस्तु की कीमतें अपरिवर्तनीय होंगी, अपरिवर्तनीय होंगी। ठीक है, तो संबंधित जो वस्तुएं, अब इन संबंधित वस्तुओं में क्या है, स्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन दोनों की जो कीमतें हैं वो क्या रहेंगी, अपरिवर्तनीय होंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा क्या लिखता है कि आय, उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की आय अपरिवर्तनीय रहेगी, अपरिवर्तनीय होगी। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। अगर कल 5 कमा रहा था तो आज भी 5,000 ही कमाएगा, कल 10 कमा रहा था तो आज भी 10 कमा रहा है, चेंज नहीं होगा। तीसरा क्या लिखता है,
तीसरा लिखता है कि उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की रुचि एवं अधिमान, उपभोक्ता की रुचि एवं अधिमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो जो उपभोक्ता की रुचि है, उसका जो टेस्ट है, उसने जिस चीजों को प्रेफरेंस दे रखा है, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर फोर्थ है भविष्य में कोई परिवर्तन की संभावना, कोई परिवर्तन की संभावना नहीं होगी, कोई परिवर्तन की संभावना नहीं होगी। ठीक है, ये चार हम लोग विशेषतः मांग के नियम की मान्यताएं मानते हैं। इनको हम लोग क्या मानते हैं? लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस मानते हैं। देखो, अब पहली बात तो जहां पर भी लिखा है अपरिवर्तनीय होगी या परिवर्तन नहीं होगा, वहां का सीधा सा अर्थ है ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसी आज है वैसी ही कल है, वैसी ही परसों रहेगी, कोई भी बदलाव 0% भी जो चेंज है ना वो नहीं आएगा। अब मैंने ये बात कही थी कि जिसको ये समझ में आ गया और जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए मान्यताएं बिल्कुल आसान हो गई। अब रटने का काम नहीं है, समझने का काम है। अपन ने मांग के फलन में क्या समझा था, जो डिमांड फंक्शन उसमें क्या समझा था कि जो ये है, जो एक्स की वस्तु है, जो वस्तु है एक्स, उसकी जो कीमतें होंगी सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसमें परिवर्तन आएगा। यही बोला था लास्ट लेक्चर में कि जो वस्तु आप खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमत में परिवर्तन आएगा, बाकी किसी की कीमत में परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है ना, ये परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होगा, बाकी ये कोई सा भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। 0% जो चेंज कहते हैं वो 0% चेंज इनमें आएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो अब ये वाला छोड़ दो, बाकी सब अपरिवर्तनीय है, तो यही मांग के नियम की मान्यता हो गई। संबंधित वस्तु की कीमतें अपरिवर्तनीय होगी, मतलब जो पीआर है उसमें चेंज नहीं होगा, ये पहली मान्यता हो गई। दूसरी मान्यता, उपभोक्ता की आय भी अपरिवर्तनीय होगी, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा लिखा टी मतलब टेस्ट है, उपभोक्ता की रुचि और अधिमान में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और चौथा है एफ, फ्यूचर, भविष्य की कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है, तो भविष्य में भी किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है कि साहब ये बढ़ेगा या घटेगा, ऐसी कोई उम्मीदें नहीं लगा रखी है, जैसा नॉर्मल चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो ये हमारी मांग के नियम की मान्यता है। अब मुझे बताओ, जिस बच्चे ने ये और ये समझ लिया होगा उसको आज मांग के नियम की मान्यताओं में दिक्कत आई होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आई होगी, बिल्कुल ही नहीं आई होगी, क्योंकि यहां पर हम पहले ही लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये सारे के सारे कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ये परिवर्तन नहीं होंगे, वेरिएबल नहीं होंगे, ये चारों के जो चारों हैं ये समान रहेंगे बेटा, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और बस ये ही चारों जो नहीं परिवर्तन होगा, यही क्या है, हमारी मांग के नियम की मान्यता है। और जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, जो कि और इसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण लॉ ऑफ डिमांड आ रहा है, मांग का नियम आ रहा है। और मांग के नियम में वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में कैसा संबंध होगा, प्रतिलोम संबंध होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अब देखो, आप आज मांग वक्र तो बनाना सीख जाओगे कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, तो कैसा वक्र बनेगा, कैसा कर्व बनेगा। परंतु आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है क्या कि सर यहां पर इनका वक्र बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, इनका वक्र बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनाएंगे। अपन नेक्स्ट लेक्चर में यही टॉपिक लेकर के आएंगे कि जो मांग को प्रभावित करने वाले घटक हैं, ठीक है, या मांग को जो अफेक्ट करते हैं जो घटक, कौन कौन से, वस्तु की कीमत, तो उसका तो आज पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो संबंधित वस्तु है, स्थापन वस्तुओं का वक्र कैसा होगा, पूरक वस्तुओं का वक्र कैसा होगा, क्या होती है क्या नहीं होती, वो डिटेल लिखाऊंगा। उपभोक्ता की आय में और मांग में क्या संबंध होता है, टेस्ट प्रेफरेंस में क्या संबंध होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है, सब कुछ डिटेल से धीरे धीरे अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही क्या होगा कि आपको हर चीजें आती जाएंगी, समझते आते जाएंगी और समय पर आएंगी। जैसे कि संत कबीर क्या कहा करते थे कि माली जो है वो सींचता है, पर जब ऋतु आती है, जब मौसम आता है, तभी फल आते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाजार मांग की, ठीक है, या इसको कहा जाता है मार्केट डिमांड। अब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिमांड को पढ़ लिया था कि डिमांड क्या होती है, ठीक है, जो डिमांड है वो क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केट डिमांड या बाजार मांग क्या होती है। बाजार आपको पता है वो एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वस्तुओं का लेन देन होता है, उसको हम लोग बाजार कहते हैं। उस बाजार में जितनी मांग होती है उसको बाजार मांग या मार्केट डिमांड कहा जाएगा। प्रत्येक बाजार में किसी वस्तु के अनेक उपभोक्ता होते हैं। तो देखिए अब आज क्या है कि जो प्रत्येक बाजार, जो भी बाजार होगा उसमें किसी वस्तु के, एक जो पर्टिकुलर वस्तु है उसके अनेक उपभोक्ता होंगे, बहुत सारे जो है कंज्यूमर्स होंगे, उसको खरीदने वाले होंगे। ये होता है ना भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप शर्ट खरीदने जा रहे हो तो आप ही थोड़ी हो, और भी तो है मार्केट में शर्ट खरीदने वाले, वो भी शर्ट खरीदना है, वो भी शर्ट खरीदना है, वो भी शर्ट खरीदना है। तो एक वस्तु के प्रत्येक बाजार में जितने भी बाजार होते हैं, मतलब जो सारे ऐसे स्थान है जहां पर कोई लेन देन करने वाले लोग हैं, उन सभी स्थानों में किसी भी वस्तु के अनेक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं कि जो सेम सामान खरीदते हैं और खरीदना चाहते हैं। बाजार मांग से तात्पर्य है कि किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगे जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। तो बाजार मांग से हमारा क्या तात्पर्य है, मार्केट डिमांड से हमारा क्या मतलब है कि किसी दी हुई कीमत पर एक जो पर्टिकुलर कीमत दे रखी है, ठीक है, उसी पर्टिकुलर कीमत की बात करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कीमतें बढ़ी तो मांग गिरेगी और कीमतें घटी तो मांग बढ़ जाएगी। एक जो भी कीमत दे रखी है उस कीमत पर जो समस्त उपभोक्ता है, ठीक है, जितने भी उपभोक्ता उस मार्केट में हैं, उनके द्वारा मांगे जाने वाली जो वस्तु की मात्रा होगी कि उन्होंने कितनी वस्तु की मात्रा ली है, तो उसी का योग, उसका जो टोटल है, उसी का जो टोटल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाजार मांग कहेंगे। चलो अब एक छोटा सा उदाहरण के साथ आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बाजार है, एक मार्केट है, और इस बाजार में अपन आम का बाजार मानते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे मान लीजिए कि ए बच्चा, बी बच्चा, सी बच्चा, डी बच्चा, ई बच्चा और एफ बच्चा, ये 6 लोग हैं, ठीक है, 6 बच्चे हैं, ठीक है, नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं आपकी तरह। तो ये जो 6 बच्चे हैं ये आम लेने गए। अब इसने, ए ने जो खरीदे वो 2 किलो आम खरीद लिए, बी ने जो खरीदे 3 किलो आम खरीद लिए, सी ने जो खरीदे वो 1 किलो आम खरीद लिए, डी ने जो खरीदे वो 4 किलो आम खरीद लिए, और ई ने जो खरीदे हैं वो 2 किलो आम खरीद लिए, और इसने जो खरीदे हैं वो 3 किलो आम खरीद लिए। अब एक बार टोटल करो, 2 3 5 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15। तो अब मैं कहूं कि ए की कितनी मांग है, आम को लेकर के ए की कितनी मांग है, क्या जवाब आएगा आप लोगों का, कितनी मांग है, 2 किलो। मैं कहूं बी कितनी मांग कर रहा है, इसकी 3 किलो आम की। सी कितने की कर रहा है आम की मांग, 1 किलो। डी बिल्कुल जो होगा वो हमारा बराबर होगा, हमें बिल्कुल इक्वल हम लोगों को उसको मानना होगा। तो जो डी होगा वो क्या होगा, 4 किलो के बराबर होगा। ई की मांग कितनी है, 2 किलो है। एफ की मांग कितनी है, 3 किलो है। तो ये एक एक व्यक्तिगत की मांग है, परंतु ये सभी लोग बाजार में हैं, और जब टोटल मांग जो आती है वो कितनी आ जाएगी, 15 किलो आ जाएगी। तो यही तो कह रहा है कि समस्त उपभोक्ता, सारे के सारे जो उपभोक्ता हैं, तो ये भी उपभोक्ता है क्योंकि ये 2 किलो आम को उपभोग करेगा, ये 3 किलो आम को करेगा, ये 1 किलो को, ये 4 किलो को, ये 2 किलो को, ये 3 किलो आम को उपभोग करेगा। ये सारे उपभोक्ता हैं। इन सभी उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा, तो इन्होंने सबने वस्तु की मात्रा मांगी है, किसी ने 2, किसी ने 1, किसी ने 3, इनका योग, इनका टोटल कर दिया, वो क्या कहलाएगी, बाजार मांग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मार्केट डिमांड कहलाएगी। किसी उपभोक्ता वस्तु की मांग अनेक कारकों जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पर निर्भर करती है। तो ये बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया किसी भी जो वस्तु की मांग होती है, ठीक है, वो किन किन चीजों पर निर्भर होती है, उस वस्तु की कीमत, जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उस वस्तु की क्या कीमत है उस पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की आय कितनी है उस पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की रुचि कैसी है, उस वस्तु में उसकी रुचि है या नहीं है, अगर रुचि होगी तो ही वो खरीदेगा और रुचि नहीं होगी तो उस चीज को नहीं खरीदेगा। अधिमान उसको प्रेफरेंस देता है या नहीं देता, ये सब मांग के घटकों की बात हुई है। अब हम लोग बात करते हैं मांग अनुसूची की। किसकी बात कर रहे हैं, मांग अनुसूची, या इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से आप लोगों के लिए कक्षा 10 और 12 तक पहुंचने के लिए
पहले छोटी क्लासेस पढ़ना जरूरी है ना, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, ये पढ़ना जरूरी है ना। उसी प्रकार से हमें मांग वक्र बनाने के लिए मांग अनुसूची की जरूरत होती है, मांग डिमांड शेड्यूल की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे पहले जो आवश्यक होगा वो क्या होगा, डिमांड शेड्यूल होगा। आज का हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, मांग वक्र है कि मांग वक्र कैसे बनाए जाते हैं। तो मांग वक्र बनाने के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि आप मांग अनुसूची बनाओ। अनुसूची या शेड्यूल का मतलब क्या होता है गुरुजी? शेड्यूल का मतलब या अनुसूची का मतलब होता है एक सारणी बनाना, एक टेबल बना लेना। ठीक है, जैसे अपन अभी तक जो टेबलें बना करके आए हैं वैसी टेबल एक हमें बना लेनी है कि भैया ए इतनी मांग कर रहा है, बी इतनी कर रहा है, सी इतनी कर रहा है, डी इतनी कर रहा है, ये इतने कर रहा है। बस वो एक टेबल बना लेनी है और फिर उसी टेबल के हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, मांग वक्र बना देंगे। तो मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल क्या है, आधार होता है मांग वक्र का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप अपना एक शेड्यूल भी तो बनाते होंगे, एक टाइम टेबल बनाते हैं ना कि हाँ भैया मैं 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक स्कूल में रहूंगी, फिर घर आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगी, फिर इतनी देर 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, 1 घंटे ये पढ़ लूंगी, ये कर लूंगा। उसी प्रकार से तो पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक टाइम टेबल होना जरूरी है। उसी प्रकार से एक वक्र बनाने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, मांग अनुसूची होना जरूरी है, डिमांड शेड्यूल होना जरूरी है। मांग अनुसूची बनाते समय सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को, वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा पर प्रभाव को सारणी के रूप में दिखाया जाता है। तो देखो अब मांग अनुसूची, ये जो मांग अनुसूची, देखिए मेरी बात सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं डिमांड कर्व की, मतलब मांग जो वक्र है उसकी। ये जो मांग का जो वक्र है बच्चों, ये मांग का वक्र है, ये किस पर आधारित है, ये आधारित होगा डिमांड शेड्यूल पर या मांग अनुसूची पर। डिमांड शेड्यूल पर किस पर आधारित होगा, डिमांड शेड्यूल पर। डिमांड शेड्यूल पर डिमांड कर्व बनेगा। डिमांड शेड्यूल में हम क्या दिखाएंगे, हम किसी वस्तु की मांग को दिखाएंगे और किस चीज के आधार पर परिवर्तन आता हुआ, सिर्फ उस वस्तु की कीमत पे। ये किस चीज पर निर्भर होता है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड पर। लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम। मांग का नियम ये कहता है कि भैया जितने भी चीजें मांग को प्रभावित कर रही है, डिमांड को प्रभावित कर रही है, सबकी सब समान हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन आएगा तो जो वस्तु आप खरीद रहे हैं उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा, बाकी किसी में भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब यहां पर जो डिमांड शेड्यूल बनेगा वो मांग के नियम के अनुसार बनेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो परिवर्तन आएगा वो वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन आता है, ये मांग अनुसूची डिमांड शेड्यूल दिखाएगा। और फिर इसी के आधार पर जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा क्या है, मांग वक्र बना दिया जाएगा। बस ये टेबल की फॉर्म में होता है और ये ग्राफ की फॉर्म में होता है, यही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। मांग अनुसूची बनाते सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, तो वस्तु की जो स्वयं की कीमत है उसके परिवर्तन में जो आता है उसके प्रभाव से, मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने के बाद वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ती है या घटती है, कितनी बढ़ती है कितनी घटती है, ये सारणी के रूप में, मतलब एक टेबल के रूप में दिखाया जाता है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मांग अनुसूची या डिमांड शेड्यूल कह देते हैं। इसके अलावा सभी कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं उन्हें स्थिर मान लेते हैं। तो हमने क्या कहा, बाकी जितने भी कारक है, संबंधित वस्तु की कीमत है उसको स्थिर मान लिया जाएगा, उपभोक्ता की आय है उसको स्थिर मान लिया जाएगा, जो टेस्ट, रुचि और अधिमान है उसको स्थिर मान लिया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं को स्थिर मान लिया जाएगा। क्या लिखा जाता है इंग्लिश में, कांस्टेंट लिखा जाता है। स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट। तो सभी जो बाकी कारक है उनको स्थिर माना जाएगा। अब जो मांग अनुसूची है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मांग अनुसूची, कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, 2 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? तो देखिए मांग 2 प्रकार से हो सकती है। पहली हो सकती है व्यक्तिगत मांग। कैसी मांग, व्यक्तिगत मांग, मतलब इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड। और दूसरी जो होगी वो होगी बाजार मांग। बाजार मांग, मार्केट डिमांड।
ठीक है ना। ये अब भी अपन लोगों ने देखा, एक तो क्या है व्यक्तिगत इंडिविजुअल, भैया ए ने इतने केले खरीदे, बी ने इतने खरीदे, सी ने इतने खरीदे। एक तो हम एक एक की व्यक्तिगत की बात करते हैं, फिर उन सब का टोटल कर देते हैं तो वो हमारी बाजार मांग आ जाती है। अब ये जो बाजार मांग है, इसी व्यक्तिगत मांग है, इसके लिए क्या बनेगी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनेगा। क्या बनेगा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची यहां पर बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाया है, इसी पर क्या बनेगा, इसी के आधार पर व्यक्तिगत मांग वक्र बनेगा, व्यक्तिगत मांग वक्र बनेगा। अब इधर आ जाओ, बाजार मांग है तो ये जितना व्यक्तिगतों ने मांग करी है उन सबको हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, बाजार मांग अनुसूची हमारे पास आ जाएगी। और जब ये अनुसूची, ये शेड्यूल हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या बना देंगे, बाजार मांग वक्र बना देंगे, बाजार मांग वक्र बना देंगे, या जिसे कहा जाता है मार्केट डिमांड कर्व है वो बना देंगे। तो मांग अनुसूची कितने प्रकार की होगी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची होगी और बाजार मांग अनुसूची होगी। क्यों हो रही है वो सब कुछ आपको समझा दिया है। अब हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची की। इंग्लिश में लिखा जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल लिखा जाएगा। किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा को सारणी के रूप में प्रकट करने पर व्यक्तिगत मांग अनुसूची प्राप्त होती है। तो किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत, जो एक इंडिविजुअल उपभोक्ता है, उसके द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा होगी, उसको क्या है, सारणी में टेबल के रूप में प्रकट करा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहा जाता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। ओके, तो देखिए, अब हम लोग पहले आपको व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाकर करके मैं दिखा देता हूं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाने के लिए हमें क्या है, जैसे कि हम ले लेते हैं एक उपभोक्ता को ले लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए उपभोक्ता ए है, ठीक है, या एक्स ले लीजिए। ठीक है, एक्स उपभोक्ता है। अभी एक्स उपभोक्ता है तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वस्तु की कीमत, ये बीच में लाइन, और दूसरी वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा, ये दो बातों का ध्यान रखना है। अब अपन एक नॉर्मल सा लगाते हैं कि भैया वस्तु की कीमत 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये और ये 100 रुपये। देखो, अब जब 25 रुपये थी तो वो क्या है, जैसे मान लीजिए वस्तु आप ले लीजिए, अनार ले लीजिए। ठीक है ना, अनार लेते हैं, अनार खाएंगे पिएंगे, ठीक है, खून वून बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 25 रुपये है, 25 रुपये में वो 1000 ग्राम अनार ले रहा है। कितनी, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब हो गया 1 किलो अनार उसने खरीदी। पर जैसे ही अनार की कीमत बढ़ी, 25 रुपए किलो थी, अब 50 रुपए की क्या हो गई, किलो हो गई। जब 50 रुपए किलो हो गई, ठीक है, तो अब उसने 50 रुपए की जैसे ही अब प्राइस बढ़ी। अब देखो, इधर एक तरफ आप हमेशा मांग का नियम लिख करके रखोगे कि जैसे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। अब यहाँ पे प्राइस बढ़ गई तो डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी। अब वो 750 ग्राम ही खरीदेंगे अपन। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए 75 रुपए हो गए तो 500 ग्राम ही खरीदेगा। और फिर 1000 रुपए, 100 रुपए की अनार हो गई तो ये 250 ग्राम ही खरीदेगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, 25, 50, 75, 100, वैसे वैसे हम जो वस्तु खरीद रहे हैं उसकी मात्रा घटती जा रही है। मतलब पहले 1000 ग्राम खरीद रहे थे, 1 किलो खरीद रहे थे, फिर 1 किलो में भी कम 750 ग्राम, फिर 500 ग्राम, मतलब आधा किलो खरीद रहे हैं, और फिर आधा किलो का भी आधा खरीद रहे हैं, मतलब पाव भरी हम अनार खरीद रहे हैं। तो ये क्या हो गई, ये बन गई व्यक्तिगत जो मांग अनुसूची है वो बन गई है। अब बात करते हैं बाजार मांग अनुसूची की। किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली वस्तुओं की मात्रा का योग सारणी के रूप में दर्शाए जाने वाला बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। तो अब किसी उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न जो कीमतों पर है वस्तुओं की जो मात्रा का योग होगा उसको हम लोग सारणी में दर्शाएंगे, तो वो हमारा बाजार मांग अनुसूची हो जाएगा। चलिए, अब अपन लोग बाजार मांग अनुसूची भी बना करके दिखा देते हैं। अब यहां पर पहले आपको दो उदाहरण, पहले दो बातें मानिए कि दो उपभोक्ता है। एक है उपभोक्ता
एक्स और एक है उपभोक्ता वाई। ये दो उपभोक्ता है। आप यहां पर अपने दोस्तों का नाम भी लिख सकते हैं ठीक है ना, मेरा ये नाम है, फिर मेरे दोस्त का ये नाम है, ठीक है ना, दोनों दोस्त क्या क्या खरीदते हैं वो देख लो। हम अनार ही खरीद रहे हैं, और जब भी अनार खरीद रहे हैं तो दो ही चीजें ध्यान रखेंगे, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा। वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा। तो अब भी वही, और हमारा वस्तु क्या है, अनार, ठीक है। अब देखिए वही लेते हैं, वस्तु की कीमत 25, 50, 75 और 100। 1000 ग्राम, 750 ग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम। ये तो खरीदा है उपभोक्ता एक्स ने। किसने खरीदा है? उपभोक्ता एक्स ने खरीदा। 25 ग्राम पर 25 रुपए में 1000, जब 25 रुपए रेट थी तो 1000 ग्राम अनार खरीदी, जब 50 रुपए रेट हो गए तो 750 ग्राम खरीदी, और जब 75 रुपए रेट हो गए तो 500 ग्राम खरीदी, और जब 100 रुपए रेट हो गई तो 250 ग्राम अनार खरीदी। ये मैं रुपए का साइन भी लगा देता हूं, ठीक है। अब आ जाइए उपभोक्ता वाई की तरफ। किसकी तरफ? उपभोक्ता वाई की तरफ। तो उपभोक्ता वाई में भी हमें यही करना है, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो कीमत इसके लिए है वही कीमत उसके लिए भी होगी, क्योंकि एक निश्चित समय की हम लोग बात करते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड की बात करते हैं, उसमें कोई चेंजेस कीमत में नहीं आएंगे। तो अगर ये 25 रुपए है, फिर 50 हो रही है, फिर 75 हो रही है, और फिर 100 रुपए हो रही है। अब देखो इसने जैसा 25 रुपए था तब 1100 ग्राम अनार खरीद ली, ठीक है, मतलब 1 किलो से भी ज्यादा, 100 ग्राम ज्यादा खरीद ली। फिर जब 25 रुपए और बढ़ गए तो इसने 800 ग्राम खरीदी, 300 ग्राम गिरा दी। फिर यहाँ पे 475 ग्राम खरीदी, और फिर मान लीजिए 300 ग्राम खरीदी, ठीक है। तो अब ये उपभोक्ता एक्स इस रेट पर ये खरीद रहा है, उपभोक्ता वाई इस रेट पर ये खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। अब अगर मैं कहूं कि भैया मेरे पास पूरे बाजार में ये दो ही उपभोक्ता हैं, ठीक है, और इन दोनों उपभोक्ता से अब मुझे बाजार जो मांग है वो पता लगानी है। तो अब बाजार मांग अनुसूची में बना लेता हूं, बाजार मांग अनुसूची, ठीक है। ये उपभोक्ता के एक्स के लिए व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई, ये उपभोक्ता वाई की व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई। अब बाजार मांग अनुसूची बना लेते हैं। तो बाजार मांग अनुसूची के लिए अपन क्या करेंगे, इधर लिख देंगे वस्तु की कीमत, और ये इधर लिख देंगे वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा। तो अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल बराबर हम लोगों को करना है, ठीक है। जो मात्रा है वो हम लोगों को बिल्कुल क्या करनी है, क्लियर करनी है। तो वस्तु की जो मात्रा होगी वो बिल्कुल हमारी क्लियर होगी। तो वस्तु की कीमत वही रखो, 25, 50, 75 और 100 रुपए। अब चलो, अब आप लोगों पे गेम आता है। अब जो गेंद है वो आपके पाले में है। अब अपन ने अभी शुरुआत में पढ़ा था कि बाजार मांग क्या होगा, जितने भी उपभोक्ता है उनकी मांग का कुल होगा। तो अब यहाँ पर सिर्फ दो ही उपभोक्ता है, एक्स और वाई, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, एक्स की मांग प्लस वाई की मांग। एक्स की मांग यहाँ पर 1000 है और इसकी मांग यहाँ पर 1100 है, तो 1000 और 1100 कितना हो गया, 2100 ग्राम। ये हमारी क्या हो गई, टोटल मार्केट डिमांड हो गई। यहाँ पर 750, यहाँ पर 800, 800, 800, 1600, 1550, 1550 ग्राम। यहाँ पर 500, वहां पर 475, तो 975 ग्राम। और यहां पर 250, 300, तो 550 ग्राम। तो ये अपनी क्या बन गई बच्चों, बाजार मांग अनुसूची बन गई, ठीक है ना। बड़ा आसान है ना। अब जैसे जब वहां पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बाजार मांग अनुसूची के बारे में बताइए, तो आपको ये दोनों अलग अलग बना करके नहीं बतानी है, एक्स की वाई की नहीं। बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ ये वाले बना करके बता सकते हो। मैंने इसलिए बनवाई है, नहीं तो कल को पूछोगे सर ये 2100 कहां से आया, 1550 कहां से आया, 975, 550 क्यों, ठीक है, और 25, 50, 75, 100 क्यों, ये ऐसा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक, जिसका है मांग वक्र, डिमांड कर्व। अब हम लोगों ने मतलब मांग वक्र के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जैसे शादी होती है ना, तो शादी से पहले तैयारी होती है,
ठीक है। तो महीने भर 2 महीने भर पहले ही तैयारियां चलने लग जाती है, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, मेहमानों को इनवाइट करते हैं, इन्विटेशन कार्ड देते हैं। तो उसी प्रकार से अपन ने सब कुछ कर लिया है, अपनी पूरी तैयारी है, शादी की नहीं मांग वक्र की, ठीक है। तो डिमांड कर्व के लिए अपन ने पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है। बस अब डिमांड कर्व को आना है और आपको समझा करके जाना है। तो डिमांड कर्व के बारे में पढ़ते हैं। मांग वक्र मांग अनुसूची के आधार पर निर्मित किया जाता है। तो मांग वक्र किसके आधार पर बनेगा? मांग अनुसूची के आधार पर बनेगा। जैसा डिमांड शेड्यूल बनी है उसी के आधार पर मांग वक्र बना दिया जाएगा। एक मांग वक्र वही जानकारी प्रदान करता है जो मांग की अनुसूची प्रदान करती है, लेकिन ये उसे एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाता है। बस मांग अनुसूची जो जानकारी आपको दे रही है वही जानकारी आपको मांग वक्र भी देगा। बस डिफरेंस ये है, मांग अनुसूची एक सारणी के रूप में, एक टेबल के रूप में जानकारी देती है और मांग वक्र आपको एक ग्राफ के रूप में या रेखा चित्र के रूप में आपको जानकारी देता है। मांग वक्र वह वक्र है जो विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध बताता है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मांग वक्र या डिमांड कर्व की डेफिनेशन लिखो, तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये उठाना और कॉपी में लिख देना। मांग वक्र वह वक्र है जो विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग जो कीमत है उन पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली जो वस्तु की मात्रा है उसकी कीमत से विपरीत संबंध दिखाता है। मतलब वस्तु की मात्रा में और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध दिखाएगा। अब मांग वक्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब मांग अनुसूची 2 प्रकार की है, तो मांग वक्र भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। तो पहला वक्र कौन सा होगा? व्यक्तिगत मांग वक्र। पहला वाला जो है वो है व्यक्तिगत मांग वक्र। इसको कहा जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है ना। अब ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो बनाओ व्यक्तिगत मांग अनुसूची, ठीक है। तो जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाई थी वो लो और उसके हिसाब से कर्व बना दो, ठीक है। दूसरा कैसे है? दूसरा कौन सा होगा? बाजार मांग वक्र। बाजार का मांग वक्र होगा और इसको हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल का देख लेंगे और फिर मार्केट का देख लेंगे। अब जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बाजार की अनुसूची बनाई थी उस वाली अनुसूची को बनाना है और उसके हिसाब से आपको वक्र बना करके तैयार कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र की। किसी एक नियत समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्रा को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हमें व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त होता है। तो एक नियत समय पर, मतलब एक जो फिक्स टाइम होगा उस टाइम पर एक व्यक्तिगत जो उपभोक्ता होता है, एक इंडिविजुअल जो उपभोक्ता होता है, वो विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर जो मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा है उसको ग्राफ के रूप में चित्रित करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। तो अब पहले हम यहाँ व्यक्तिगत मांग वक्र बना लेते हैं। अब मांग वक्र बनाने के लिए सबसे पहले जो शर्त है वो ये है कि अपन को मांग अनुसूची बनानी पड़ेगी। तो मांग अनुसूची अपन तैयार कर लेते हैं, वही ले लेते हैं। वस्तु की कीमत और इधर वस्तु की मात्रा। वस्तु की कीमत कितनी है? 25 रुपए, 50 रुपए, 75 रुपए और 100 रुपए। और ये 1000 ग्राम अनार खरीदी, फिर 750 ग्राम अनार खरीदी और उसके बाद 500 ग्राम अनार खरीदी और फिर 250 ग्राम अनार खरीदी। ये वाला हमने एक उदाहरण ले लिया। अब इसके हिसाब से मांग वक्र बनाते हैं। तो मांग वक्र जो बनेगा, सबसे पहले भैया आपको यूं रेखा खींच देनी है, ठीक है। और इसको y एक्सिस नाम दे देंगे और इसको x एक्सिस का या x अक्ष का नाम दे देंगे। ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा जिसको O या 0 के नाम से जाना जाता है। अब हम पॉइंट डाल देते हैं। इधर हमेशा वस्तु की जो मात्रा है वो रहेगी नीचे, वस्तु की मात्रा, और इधर रहेगी वस्तु की कीमत। चलिए, अब वस्तु की मात्रा में तो सीधा सा हम 25-25 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 25, 50, 75 और ये हमारा 100। इधर हम देखें तो 250 की स्केल चला लेते हैं, ठीक है ना। तो 250, 500, 750 और 1000। अब चलो, अब पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला जो है 25 में 1000 है, तो ये 25 और ये 1000, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है 50 में 750, ये दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
तीसरा हमारा 75 में 500 ग्राम खरीदेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और फोर्थ है 100 रुपये जब हो जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम ही अनार खरीदेगा। अब इस प्रकार से हमारे पास ये चारों पॉइंट आ चुके हैं और इन चारों पॉइंटों को हम लोग जोड़ने का काम कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर है फोर्थ वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा, जैसे आप इसको नाम दे सकते हो, ए पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे क्या है, पहले हमेशा एक्स एक्सिस का लिखा जाता है 25 और 1000। ठीक है, फिर इस पे लिख देंगे 50 और 750। ये हमारा बी पॉइंट हो गया। ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर 75 और 500, और ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर 100 रुपये और 250 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मांग वक्र बन गया। ऐसा बनता है व्यक्तिगत मांग वक्र, या इंडिविजुअल जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस प्रकार का होता है। मांग वक्र यह बतलाता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। तो मांग वक्र हमें क्या बता रहा है, डिमांड कर्व हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे जो उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग कर रहा है उसकी मात्रा में कम हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया, मांग वक्र किस पर आधारित है, मांग अनुसूची पर आधारित है। मांग अनुसूची किस पर आधारित है, मांग के नियम पर आधारित है। और मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी मात्रा कम होती जाएगी, वो उसकी डिमांड कम करता जाएगा। वही बात यहां पर भी बोली गई है। अतः वस्तु की कीमत व उपभोक्ता द्वारा इस कीमत पर मांगे जाने वाली मात्रा के बीच प्रतिलोम या इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप संबंध होता है। तो वस्तु की कीमत में, ठीक है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा, ठीक है, और वस्तु की मात्रा में, इनमें कैसा संबंध होगा, प्रतिलोम संबंध होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। और ये जो प्रतिलोम संबंध है यही मांग का नियम होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है। अब बात करते हैं बाजार मांग वक्र की। किसी एक नियत समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो, अब इस पर हम सीधा सीधा बाजार मांग अनुसूची बना लेते हैं। ठीक है, बाजार मांग अनुसूची के लिए हमें क्या करना होगा, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, वस्तु की मात्रा या उसकी मांग। ऊपर आपको हमेशा हेडिंग डालनी है कि आप क्या बना रहे हैं, तो आप बना रहे हैं बाजार मांग अनुसूची, अनुसूची। अब यहां पर वस्तु की कीमत कितनी है, वही 25, 50, 75 और 100 रुपये। तो अपन ने 100 रुपये का लिया था, 1000 खरीद रहा था, वो 1100 खरीद रहा था, तो 2100 ग्राम। ठीक है, 2100 ग्राम अनार खरीद लिया अपन लोगों ने। फिर वो कितनी खरीद रहा था, यहाँ पे 750 खरीद रहा था, वो 800 खरीद रहा था, तो 800, 700, 1500, 1550 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर उसने 500 खरीदी थी, ओके, और इसने 475 खरीदी थी, 975 और लास्ट 550 ग्राम टोटल दोनों का मिला। ये हमारा क्या बन गई, बाजार मांग अनुसूची बन गई। अब अनुसूची बन गई है तो अब अपन वक्र तो आसानी से बना ही सकते हैं, कोई टास्क, डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं है। तो y अक्ष, x अक्ष, ओके, और ये हमारा मूल बिंदु O 0 हो जाएगा। और अब इसको हम लोग, वस्तु की कीमत इधर आएगी, वस्तु की कीमत, और इधर आ जाएगी वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा। वस्तु की कीमत में हम देखें तो 25, 50, 75 और 100। एक सेकंड बच्चों, ये जो व्यक्तिगत यहाँ पर जो मांग वक्र है इसमें वस्तु की कीमत हमेशा इधर है, तो वस्तु की कीमत आप यहीं रखनी है, वस्तु की कीमत आपको, ठीक है, थोड़ा सा 25, 50 है। ठीक है, मांग वक्र ऐसा ही बनेगा, 25, 50, 75 और 100, ये वस्तु की कीमत है। और यहाँ पे 250, 500, 750 और 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब जब 100 रुपये है तो 250 ग्राम आप मात्रा खरीद रहे हैं, जब 75 रुपये तो 500 ग्राम मात्रा खरीदे हैं, और जब 50 है तो ये, और जब 25 रुपये तो आप 1000 ग्राम मात्रा खरीदें। वस्तु की मात्रा इधर होगी, चेंजेस कुछ ही नहीं आएगा। और ये जो पॉइंट्स अपन ने बना रखे हैं बस इनमें थोड़ा सा चेंज आप कर दीजिएगा कि x हमेशा पहले लिखा जाता है तो वो x पहले आ जाएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है,
ओके, वस्तु की कीमत इधर है और वस्तु की मात्रा इधर है। एक्चुअल में भी मैं ये बना रहा था तो मुझे याद आया कि अपन ने वस्तु की कीमत, ठीक है, तो अब यहाँ पे वस्तु की कीमत इधर आ गई है, वस्तु की मात्रा ले लेते हैं। अब वस्तु की मात्रा में हम देखें तो थोड़ा सा देखिए कि 550, 975 इस प्रकार से, तो हम 500 वाली जो स्केल है ना उसको मान लेते हैं। 500, 1000, 1500 और ये 2000, और 2000 से भी ऊपर जाएगा तो एक बार 2500, ये अपना हो जाएगा। अब देखिए, अब वस्तु की मात्रा यहाँ पर है तो 2100, जब हमारी 2100 है, 25 रुपए पर हमारा कितना है, 2100 है, तो ये यहां पर आ जाएगा लगभग, ठीक है, 2000 के बिल्कुल पास में से 2100। उसके बाद 1550 यहां पर है और 50 पर जाएगा ये, तो 1550, 50 यहां पर, ओके। फिर तीसरा है हमारा 975 और वो 75 पे है तो 975 यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर है ही, और फिर ये 550, 1000 पर इतना, ठीक है। अब बस अब आप इन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, ये आपका जो बन गया है A, B, C और D, ये आपका क्या बना है, मार्केट डिमांड कर्व बना है। इधर वस्तु की कीमत है और इधर वस्तु की मात्रा है, तो पहले हमेशा X वाली लिखी जाती है, तो 500, ठीक है, तो जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है ये 550 और 100 रुपये, यहाँ पर फिर है 975 और 75 और फिर यहाँ पर है 1550 और 50 और लास्ट है यहाँ पर 2100 और 25, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो बाजार मांग वक्र है वो भी बन जाएगा, और व्यक्तिगत मांग वक्र में जो मिस्टेक थी उसको मैंने सही करवा दिया। मिस्टेक नहीं थी, एक्चुअल में वस्तु की कीमत यहाँ पे लिख करके मैंने इधर वस्तु की मात्रा की लिख दिया था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, वक्र ऑलमोस्ट जैसा है वो सेम बन रहा है, ठीक है, ओके। और इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर है वो यहीं विराम देते हैं, और आपको कोई डाउट, कोई समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा, और आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में लर्न एंड शेयर आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छी नई जानकारी मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।